उसकी गति हर गुजरते पल के साथ और भी तेज होती जा रही थी। तेज हवा उसके कपड़ों को पीछे की ओर लहरा रही थी। उसके दोनों हाथों में रेहान द्वारा दी गई 2 सुपर वेक्टर मजबूती से थमी हुई थीं। उसने दौड़ते दौड़ते बिना अपनी रफ्तार कम किए दोनों हथियार एक साथ सामने उठा दिए। उसकी लाल चमकती आंखें सीधे सामने गरजते हुए उस विशाल मॉन्स्टर ट्रक पर टिक गईं। अगले ही पल उसने दोनों सुपर वेक्टर का ट्रिगर पूरी तरह से दबा दिया, लेकिन ट्रिगर दबाते ही उसने ट्रिगर को छोड़ा नहीं बल्कि लगातार दबाए रखा, क्योंकि दोनों सुपर वेक्टर पहले से ही ऑटो मोड पर सेट थीं। अगले ही क्षण दोनों सुपर वेक्टरों के अगले हिस्से से नीली चमक से भरी प्लाज्मा किरणों की बौछार फूट पड़ी। 1, 2 नहीं, दर्जनों प्लाज्मा किरणें लगातार बिजली की गति से बाहर निकलने लगीं, मानो दोनों हथियार अब बंदूकें नहीं बल्कि ऊर्जा उगलती हुई 2 प्रचंड मशीन गन बन चुके हों। हर किरण हवा को चीरती हुई सीधे उसी मॉन्स्टर ट्रक की ओर बढ़ रही थी। पूरा आसमान नीली चमकती रेखाओं से भर गया। दूर से देखने पर ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो बिजली की वर्षा सिर्फ एक ही लक्ष्य पर बरस रही हो। कुछ ही क्षणों में उस विशाल मॉन्स्टर ट्रक पर प्लाज्मा किरणों की मूसलाधार बारिश शुरू हो चुकी थी। धड़ाम धड़ाम धड़ाम, एक के बाद एक सैकड़ों प्लाज्मा किरणें उसके मोटे धातु कवच से टकराने लगीं। हर टक्कर के साथ चमकदार चिंगारियां चारों दिशाओं में फूट पड़ती। जलती हुई धातु के छोटे छोटे टुकड़े हवा में उछलने लगे। उस ट्रक का अगला हिस्सा लगातार विस्फोटों की चमक में चिपता और फिर दिखाई देता। पूरे इलाके में धातु से टकराती प्लाज्मा ऊर्जा की कर्कश आवाज गूंजने लगी। ऐसा लग रहा था मानो कोई पूरा युद्धपोत एक अकेले वाहन पर अपना सारा गोला बारूद बरसा रहा हो। लेकिन एडवर्ड की उंगलियां जरा भी नहीं रुकी। वो पूरी रफ्तार से दौड़ता रहा और दोनों सुपर वेक्टर लगातार बिना एक पल रुके प्लाज्मा किरणें उगलती रहीं। उसकी आंखों में अब केवल एक ही लक्ष्य था, सामने दौड़ता हुआ वह इस्पाती दैत्य और उसके भीतर बैठे उसके सदियों पुराने जानी दुश्मन, जिन्हें देखते ही एडवर्ड के भीतर एक अजीब सी बेचैनी जन्म ले चुकी थी। वह बेचैनी सिर्फ गुस्सा नहीं थी, वह एक अजीब सी खून की दुश्मनी की पुकार थी। उसके भीतर बहता हर कतरा मानो उन चारों मानव भेड़ियों का खून बहाने के लिए तड़प रहा था। ऐसा लग रहा था मानो उसके शरीर का हर रोम, हर सांस, हर धड़कन बस एक ही बात दोहरा रहा हो, मार डालो, एक भी जिंदा नहीं बचना चाहिए। उसकी पकड़ दोनों सुपर वेक्टरों पर और मजबूत हो गई। दोनों हथियार अब भी लगातार प्लाज्मा किरणें उगल रहे थे। पूरा रास्ता नीली प्लाज्मा किरणों की चमक से जगमगा उठा था। उधर उस मॉन्स्टर ट्रक के भीतर बैठे चारों मानव भेड़ियों की हालत भी अब खराब होने लगी थी। धड़ाम धड़ाम धड़ाम, एक के बाद एक प्लाज्मा किरणें ट्रक के मोटे धातु कवच से टकरा रही थीं। हर टक्कर के साथ पूरा ट्रक बुरी तरह कांप उठता। चिंगारियां शीशों के सामने से बरसात की तरह उड़ रही थीं। ऐसी हालत में चारों ने अपनी अपनी गर्दन झुकाकर किसी तरह खुद को उस भीषण गोलाबारी से बचाना शुरू कर दिया। ड्राइवर सीट पर बैठा व्यक्ति अपना सिर लगभग स्टीयरिंग तक झुकाए हुए ही झुंझला कर चिल्लाया, यह बेवकूफ तो मेरी जान की जान लेने पर तुला हुआ है। अगले ही पल एक और प्लाज्मा किरण ट्रक के बोनट से टकराई। धड़ाम, उसने गुस्से से दांत भींच ली। मैंने अब भी कुछ ही दिन पहले इसे नया पेंट करवाया था। उसकी आवाज में दर्द कम और अपने वाहन की चिंता ज्यादा थी। इस सड़े हुए मिशन के चक्कर में मैं अपनी जान को और नुकसान होते हुए नहीं देख सकता। इतना कहते ही उसने बिना एक पल घुमाए स्टीयरिंग पूरी ताकत से घुमा दिया। विशाल मॉन्स्टर ट्रक तेजी से फिसलता हुआ पत्थरों और राख को उछालता हुआ एकदम यू टर्न लेने लगा। उसके विशाल पहिए जमीन पर गहरे निशान छोड़ते चले गए। ये देखकर सामने वाली सीट पर बैठा दूसरा मानव भेड़िया झल्लाकर चिल्लाया, ये क्या पागलपन है? हम यहां मिशन पूरा करने आए हैं, ना कि इस टिन के डिब्बे की रखवाली करने। उसने गुस्से से डैशबोर्ड पर मुक्का मारा। अगर ये कबाड़ टूट भी गया तो टूटने दो, हमें हर हाल में मिशन पूरा करना है। उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि पीछे बैठा वही मानव भेड़िया जिसकी कुछ देर पहले
उससे बहस हुई थी, जोर से हंस पड़ा। उसने व्यंग्य से कहा, अगर इतना ही शौक चढ़ा है तो फिर खुद ही नीचे उतरकर उसे पकड़ क्यों नहीं लेते। उसने मुस्कुराते हुए आगे जुड़ा, तब तक हम इस टिन के डिब्बे को किसी सुरक्षित जगह पार्क करके आते हैं। उसके शब्दों में साफ ताना छिपा हुआ था। बस इतना सुनना था कि सामने बैठा मानव भेड़िया गुस्से से तमतमा उठा। उसने पलटकर उसे ऐसी नजर से घूरा मानो अभी उसी का सिर नोच डालेगा, लेकिन अगले ही क्षण उसकी नजर अनायास आसमान की ओर उठ गई, घने काले बादलों के पीछे। पूर्णिमा का चांद अब पहले से कहीं अधिक चमक रहा था। बादल उसके ऊपर से धीरे धीरे खिसक रहे थे। ऐसा लग रहा था कि किसी भी पल पूरा चांद बादलों से बाहर निकल आएगा। उसने एक गहरी सांस ली, फिर बिना एक शब्द बोले ट्रक का दरवाजा खोला। धड़ाम चलते हुए मॉन्स्टर ट्रक से वह सीधे बाहर कूद पड़ा। जमीन पर गिरते ही उसने दोनों हाथ और दोनों पैर एक साथ टिकाए। उसकी मुद्रा किसी इंसान से ज्यादा एक जंगली शिकारी जैसी लग रही थी। अगले ही पल वह चारों हाथ पैरों का इस्तेमाल करते हुए अविश्वसनीय गति से सीधे एडवर्ड की ओर दौड़ पड़ा। उसकी हर छलांग कई मीटर लंबी थी। वह कभी किसी चट्टान पर चढ़ता तो अगले ही पल उसी चट्टान से छलांग लगाकर और आगे निकल जाता। दूर से देखने पर ऐसा लग रहा था मानो कोई खूंखार जंगली दरिंदा अपने शिकार पर टूट पड़ने के लिए पूरी रफ्तार से दौड़ रहा हो। जैसे ही उस मानव भेड़िए ने दौड़ना शुरू किया, उसके कदमों की रफ्तार हर सेकंड के साथ बढ़ने लगी। धड़ाम 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 उसके भारी बूट काली चट्टानों को रौंदते चले जा रहे थे। कुछ ही सांसों में वह ऐसी गति पकड़ चुका था जिसे कोई सामान्य इंसान अपनी आंखों से भी ठीक से नहीं देख सकता था। उसकी सुनहरी आंखें सीधे एडवर्ड पर जमी हुई थीं। उनमें अब किसी शिकारी का धैर्य नहीं, बल्कि शिकार देखकर पागल हो चुके दरिंदे की भूख दिखाई दे रही थी। उसी क्षण उसने एक बार फिर आसमान की ओर देखा। पूर्णिमा का विशाल चांद अब भी घने बादलों के पीछे आधा छिपा हुआ था। चांदनी कभी उसके शरीर पर पड़ती तो अगले ही पल बादल उसे फिर निगल लेते, लेकिन बस उतनी सी चांदनी भी उसके भीतर सोए हुए शैतान को जगाने के लिए काफी थी। अचानक उसके पूरे शरीर में एक अजीब सी कंपी दौड़ गई। उसकी नसें मानो भीतर से फटने लगीं। उसके गले से एक दर्द भरी लेकिन बेहद हिंसक गुर्राहट निकली। अगले ही पल उसकी गर्दन की मांसपेशियां फूलने लगीं। दोनों बाजुओं की नसें रस्सियों की तरह उभर आईं। उसकी चमड़े की जैकेट के नीचे मांसपेशियां तेजी से फैलने लगीं। चर 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 उसके कपड़ों के भीतर से हड्डियों के खिंचने और जोड़ बदलने की भयावह आवाजें आने लगीं। उसकी उंगलियां धीरे धीरे लंबी होने लगीं। नाखून कुछ ही क्षणों में छोटे नाखूनों से बदलकर काले, घुमावदार और उस तरह से भी अधिक धारदार पंजों में बदल गए। दौड़ते दौड़ते उसकी हथेलियां अब किसी इंसान की नहीं बल्कि किसी खूंखार शिकारी जानवर की लगने लगी थीं। फिर उसके जबड़े में एक जोरदार झटका आया। टक 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 उसके दांत एक एक करके लंबे होने लगे। दोनों नुकीले दांत मुंह से बाहर तक निकल आए। उसका पूरा चेहरा धीरे धीरे आगे की ओर खिंचने लगा। नाक लंबी होती चली गई, जबड़ा चौड़ा होने लगा। लेकिन अचानक आसमान में घने बादलों का एक और झुंड चांद के सामने आ गया। चांदनी लगभग पूरी तरह गायब हो गई और उसी क्षण उसके शरीर में चल रहा परिवर्तन भी रुक गया, मानो किसी ने उसे बीच रास्ते में रोक दिया हो। उसका चेहरा अब पूरी तरह इंसानी भी नहीं था और पूरा नर भेड़िए की तरह भी नहीं। उसकी नाक सामान्य इंसानों से कहीं अधिक लंबी हो चुकी थी। जबड़े के दोनों ओर भयानक नुकीले दांत बाहर निकले हुए थे। गालों और ठुड्डी पर काले भूरे घने रोए उगाए थे। उसके कान हल्के हल्के ऊपर की ओर खींचकर नुकीले हो चुके थे, लेकिन सिर का बाकी हिस्सा अब भी इंसानी ही दिखाई दे रहा था। उसकी छाती पहले से कहीं अधिक चौड़ी हो चुकी थी। बाहों पर घने काले बाल उगाए थे। मांसपेशियां इतनी अधिक फूल चुकी थीं कि उसकी जैकेट कई जगहों से फट गई थी। फिर भी उसका शरीर पूरी तरह चार पैरों वाले भेड़िए में नहीं बदला। कमर से नीचे वह अब भी इंसान की तरह दो पैरों पर ही दौड़ रहा था। बस उसके पैर पहले से कहीं अधिक लंबे, मजबूत और पंजेनुमा हो चुके थे। हर छलांग के साथ जमीन उसके नीचे धड़क जाती। धड़ाम एक ही उछाल में
वह कई मीटर की दूरी पार कर जाता। उसकी रफ्तार अब पहले से कई गुना बढ़ चुकी थी। उसने अपनी लंबी जीभ से अपने नुकीले दांतों पर जमी लार को चाटा। उसकी सुनहरी आंखों में अब सिर्फ एक ही चीज दिखाई दे रही थी, शिकार। उसने दूर दौड़ते हुए एडवर्ड को देखा और उसके होंठों पर एक खूंखार मुस्कान फैल गई। लगता है वह गुर्राया, आज का शिकार इतनी आसानी से नहीं मरेगा। उसके गले से निकली आवाज अब पूरी तरह किसी इंसान जैसी नहीं रह गई थी। घ्रार, उस गुर्राहट में इंसानी आवाज की झलक अब भी मौजूद थी, लेकिन उसके साथ किसी खूंखार जंगली भेड़िए की रक्त पिपासु दहाड़ भी घुल चुकी थी। दोनों आवाजें मानो एक साथ निकल रही थीं, इतनी भयावह कि उसे सुनते ही आसपास की चट्टानों पर बैठे कुछ पक्षी घबराकर रात के अंधेरे में उड़ गए। हर गुर्राहट उसके भीतर जाग चुके उस जंगली दरिंदे की भूख का ऐलान कर रही थी। उधर एडवर्ड की लाल आंखें उस आधे मानव भेड़िए पर जमी हुई थीं। जैसे जैसे वह रूपांतरण उसकी आंखों के सामने पूरा होता जा रहा था, वैसे वैसे एडवर्ड के भीतर बहता रक्त भी उबलने लगा। उसकी नसें मानो आग से भर गई हों। उसका सीना तेजी से ऊपर नीचे होने लगा। उसके कानों में अब युद्ध भूमि का कोई शोर नहीं पहुंच रहा था। न काल भक्षियों की दहाड़, न विस्फोट, न प्लाज्मा किरणों की आवाज। उसे अब सिर्फ अपने सामने खड़े उस जानी दुश्मन की धड़कन सुनाई दे रही थी। धक धक धक, हर धड़कन उसके भीतर छिपे शिकारी को और अधिक उकसा रही थी। मार डालो अभी, इसी वक्त। उसके भीतर की यह प्रवृत्ति, हर सहज वृत्ति उसे बस यही आदेश दे रही थी। अगले ही पल उसकी उंगलियां, जो अब तक सुपर वेक्टर के ट्रिगर को दबाए हुए थीं, जैसे ही सामने दौड़ते उस मानव भेड़िए की गुर्राहट उसके कानों में गूंजी। उसके भीतर का शिकारी आखिरकार पूरी तरह जाग उठा। अगले ही पल उसकी उंगलियां अनायास ही ट्रिगर से हट गईं। प्लाज्मा किरणों की लगातार होती बरसात उसी क्षण थम गई और तेज रफ्तार से दौड़ते हुए दोनों सुपर वेक्टर उसके हाथों से छूटकर नोचे जा गिरी। धड़ाम धड़ाम वे काली चट्टानों से टकराकर कई मीटर दूर तक फिसलती चली गईं। लेकिन एडवर्ड को इसका जरा भी एहसास नहीं हुआ। उसका पूरा अस्तित्व अब केवल एक ही लक्ष्य पर केंद्रित था, अपने सदियों पुराने जानी दुश्मन का गला अपने ही हाथों से फाड़ देना। उसने दौड़ते दौड़ते अपनी दोनों हथेलियां फैला दी। अगले ही पल उसकी उंगलियों के सिरों से लंबे, काले और उस्तरे से भी अधिक धारदार नाखून बाहर निकल आए। उसने अपने होंठ पीछे खींचे। उसके नुकीले दांत चांदनी की हल्की रोशनी में चमक उठे। उसकी लाल आंखों में अब इंसानों जैसी कोई भावना शेष नहीं बची थी, सिर्फ एक शिकारी की रक्त पिपासा ही बाकी रह गई थी। उधर आधा मानव भेड़िया बन चुका वह शख्स भी पूरी गति से उसी की ओर दौड़ रहा था। एक पल के लिए दोनों की नजरें मिली। उस एक नजर में सदियों पुरानी दुश्मनी, खून की प्यास और एक दूसरे को खत्म कर देने की जिद साफ दिखाई दे रही थी। अगले ही क्षण दोनों ने लगभग एक साथ जमीन पर जोरदार दबाव डाला। धड़ाम, चट्टानें उनके पैरों के नीचे चटक गईं और दोनों बिजली की चमक जैसी गति से एक दूसरे की ओर उछल पड़े। एक लाल बिजली बन चुका था, दूसरा सुनहरे तूफान की तरह उसकी ओर टूट पड़ा। कुछ ही पलों में दोनों के बीच की दूरी शून्य हो गई। अगले ही क्षण हवा के बीचों बीच दोनों के शरीर पूरी ताकत के साथ एक दूसरे से टकरा गए। धड़ाम, मानो दो तेज रफ्तार उल्काएं आमने सामने एक दूसरे से भिड़ गई हों। टक्कर के उसी क्षण एक भयंकर आघात लहर चारों दिशाओं में फैल गई। हवा मानो विस्फोट की तरह फट पड़ी। नीचे मौजूद काली चट्टानों पर नई दरारें उभर आईं। अगले ही पल दोनों के शरीर विपरीत दिशाओं में जा उछले। एडवर्ड कई मीटर दूर जाकर एक विशाल चट्टान से टकराया। धड़ाम, चट्टान का किनारा टूटकर बिखर गया। उधर वह आधा मानव भेड़िया भी पीछे की ओर कई पलटियां खाता हुआ लुढ़का। उसका शरीर जमीन पर घिसटता चला गया। जहां जहां से वह गुजरा वहां काली ज्वालामुखी मिट्टी और पत्थर हवा में उड़ते चले गए। लेकिन दोनों में से कोई भी एक पल से ज्यादा जमीन पर नहीं रुका। लगभग एक ही समय दोनों ने अपनी हथेलियां जमीन पर टिकाईं और पूरे शरीर को उछालते हुए दोबारा अपने पैरों पर खड़े हो गए। दोनों की नजरें सीधे एक दूसरे पर जमी हुई थीं। कुछ क्षणों तक
कोई भी आगे नहीं बढ़ा। पूरा वातावरण अजीब सी खामोशी में डूब गया। सिर्फ दोनों के गले से निकलती भारी सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। मानव भेड़िए ने अपने होंठ पीछे खींच ली। उसके लंबे नुकीले दांत पूरी तरह दिखाई देने लगे। उसकी सुनहरी आंखें लगातार एडवर्ड की हर छोटी से छोटी हरकत पर नजर रखे हुए थीं। उधर एडवर्ड ने भी जवाब में धीमी लेकिन बेहद खतरनाक गुर्राहट की। उसकी लाल आंखों में अब भी वही शिकारी प्रवृत्ति चमक रही थी। दोनों एक दूसरे को देखकर जंगली जानवरों की तरह घुर्रा रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो दो जंगली दरिंदे अपने अपने इलाके की सीमा तय कर रहे हों। कुछ पल तक सिर्फ उनकी गुर्राहटें और तेज चलती सांसें ही सुनाई देती रहीं। इसी बीच एडवर्ड की तेज नजरें अपने प्रतिद्वंद्वी के पूरे शरीर का बारीकी से निरीक्षण करती रहीं। उसके हेलमेट की स्क्रीन पर भी बार बार कुछ दिखाई दे रहा था जिसे एडवर्ड इस वक्त पूरी तरह से नजरअंदाज कर रहा था। उसे बस अपने सम खड्डे इस दुश्मन को अपने बलबूते पर हराना था। और अभी हुई भिड़ंत की वजह से उसने अपने दुश्मन की ताकत को एक ही पल में परख लिया। अगले ही क्षण हेलमेट के पीछे छुपे उसके होंठों पर एक बेहद हल्की मुस्कान उभर आई। उसने मन ही मन सोचा, इतना भी शक्तिशाली नहीं है, सिर्फ पूर्णिमा की वजह से इसे अपनी ताकत में अस्थायी बढ़ोतरी मिली हुई है। अभी कुछ क्षण पहले की टक्कर ने एडवर्ड को बहुत कुछ बता दिया था। उसके सामने खड़ा यह मानव भेड़िया सामान्य अवस्था में शायद इतना खतरनाक नहीं होता, लेकिन पूर्णिमा की चांदनी, उसकी मांसपेशियां, उसकी गति और उसके शारीरिक बल को अस्थायी रूप से कई गुना बढ़ा चुकी थी। यही कारण था कि वह अब भी एडवर्ड के साथ लगभग बराबरी की टक्कर ले पाया था। यह कोई उसकी वास्तविक शक्ति नहीं थी, बल्कि पूर्णिमा द्वारा दिया गया एक अस्थायी वरदान था। यह एहसास होते ही एडवर्ड के भीतर का आत्मविश्वास और भी मजबूत हो गया। उसने अपने लंबे नाखूनों को धीरे धीरे मोड़ा। उसकी लाल आंखों में अब शिकार करने की बेचैनी नहीं, बल्कि अपने शिकार को परख लेने वाले अनुभवी शिकारी का विश्वास दिखाई दे रहा था। न किसी ने पहला वार किया, बस चारों ओर फैली राख और उनके गले से निकलती भारी गुर्राहटें उस खामोशी को चीर रही थीं। दोनों की आंखें एक दूसरे पर इस तरह जमी थीं मानो सामने कोई दुश्मन नहीं, बल्कि जन्मों पुराना शिकार खड़ा हो। अगले ही पल दोनों ने लगभग एक साथ अपने पैरों के नीचे की जमीन पर जोर लगाया। धड़ाम, काली ज्वालामुखी चट्टानें उनके पैरों के नीचे दरक गईं। दोनों बिजली की गति से एक दूसरे की ओर टूट पड़े। पलक झपकते ही दोनों फिर आमने सामने थे। इस बार किसी ने भी मुक्का चलाने की कोशिश नहीं की। उनके हाथ सीधे पंजों की तरह एक दूसरे की ओर बढ़े। अगले ही क्षण एडवर्ड के पांचों धारदार नाखून मानव भेड़िए के कंधे पर धंस गए। मोटी चमड़े की जैकेट एक ही झटके में कई जगह से फट गई। उसके नीचे का मांस 5 गहरी लकीरों के साथ चिर गया। गाढ़े खून की बूंदें हवा में बिखर गईं। लेकिन मानव भेड़िए ने दर्द की परवाह तक नहीं की, मानो उसे उस घाव का एहसास ही न हुआ हो। उसने उसी पल अपना दाहिना पंजा पूरी ताकत से एडवर्ड के सीने की ओर घुमा दिया। एडवर्ड पीछे हटने की कोशिश कर ही रहा था कि वे नुकीले पंजे उसके सीने और कंधे को चीरते हुए निकल गए। उसकी त्वचा पर 4 गहरे घाव उभर आए। खून की पतली धार उसके शरीर पर बह निकली। लेकिन एडवर्ड भी रुकने वालों में से नहीं था। घाव लगते ही उसने उसी क्षण अपना सिर आगे बढ़ाया। उसके नुकीले दांत सीधे मानव भेड़िए की गर्दन की ओर बढ़े। मानव भेड़िए ने झटके से अपना सिर पीछे खींच लिया। दोनों के चेहरे एक दूसरे से कुछ ही इंच की दूरी पर रह गए। उनकी सांसें सीधे एक दूसरे के चेहरे से टकरा रही थीं। उनकी आंखों में अब सिर्फ एक ही चीज बाकी रह गई थी, बस किसी भी तरह सामने वाले को चीर देना। अचानक मानव भेड़िए ने अपना सिर झटका। उसने अपने जबड़े पूरी तरह खोल दिए और सीधा एडवर्ड की गर्दन दबोचने के लिए झपटा। लेकिन एडवर्ड बिजली जैसी फुर्ती से नीचे झुक गया। भेड़िए के दांत उसकी गर्दन को छूते छूते रह गए। उसी पल एडवर्ड ने अपना घुटना पूरी ताकत से उसके पेट में दे मारा। धड़ाम, मानव भेड़िए का पूरा शरीर पीछे की ओर झटका खा गया। लेकिन गिरते गिरते भी उसने एडवर्ड की बांह दोनों पंजों से कसकर पकड़ ली।
उसके नुकीले पंजे एडवर्ड की बाह में गहराई तक धंस गए। गर्म खून धीरे धीरे उसकी उंगलियों के बीच से रिसने लगा। एडवर्ड की लाल आंखें और भी ज्यादा चमक उठी। उसने बिना एक पल गंवाए अपना दूसरा हाथ घुमाया और पूरी ताकत से मानव भेड़िए के चेहरे पर दे मारा। धड़ाम! उसका सिर एक झटके से बगल की ओर घूम गया। उसके मुंह से खून की कई बूंदें बाहर उछल गईं। उसके गालों पर उगे काले भूरे रोए खून से भीग गए, लेकिन उसने अपनी पकड़ फिर भी नहीं छोड़ी, बल्कि उसकी गुर्राहट और भी भयानक हो गई। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर एडवर्ड को अपनी ओर खींच लिया। अगले ही पल दोनों का संतुलन बिगड़ गया। वे एक दूसरे से उलझे हुए ही ढलान की ओर लुढ़कने लगे। धड़ाम धड़ाम धड़ाम! दोनों के शरीर बार बार काली ज्वालामुखी चट्टानों से टकरा रहे थे। जहां उनका शरीर टकराता वहां पत्थर टूटकर चारों ओर बिखर जाते। राख का बादल उनके चारों ओर फैल गया। लेकिन इतनी भयानक टक्करें खाने के बाद भी दोनों में से किसी ने भी दूसरे को नहीं छोड़ा। कभी एडवर्ड ऊपर आ जाता तो अगले ही पल मानव भेड़िया उसे पलट देता। कभी एडवर्ड उसके चेहरे पर नाखून मारता तो जवाब में मानव भेड़िया उसके कंधे में अपने दांत गड़ाने की कोशिश करता। कभी दोनों एक दूसरे की कलाइयां जकड़ लेते तो अगले ही पल फिर पंजे चलने लगते। यह लड़ाई अब प्रशिक्षित योद्धाओं के बीच की नहीं रह गई थी। न कोई तकनीक, न कोई दांव पेंच, न कोई बचाव, बस पंजे, दांत, खून और आदिम हिंसा। दोनों एक दूसरे को नोच रहे थे, काट रहे थे, धक्का दे रहे थे, गिरा रहे थे, मानो उनका एक ही उद्देश्य हो, सामने वाले का चीर फाड़ देना। उनकी गुर्राहटें पूरे ज्वालामुखी क्षेत्र में गूंज रही थीं। ऐसा लग रहा था मानो सदियों से दबा हुआ वह आपसी मतभेद आज आखिरकार अपना फैसला खुद करने निकल पड़ा हो। धड़ाम! आखिरकार दोनों के शरीर ढलान के नीचे पड़े एक विशाल ज्वालामुखी पत्थर से टकराकर रुक गए। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि वह कई टन वजनी चट्टान भी अपनी जगह से कुछ इंच खिसक गई। चारों तरफ राख और धूल का घना बादल फैल गया। कुछ पल के लिए दोनों की आकृतियां उसी धूल में पूरी तरह गायब हो गईं। लेकिन लड़ाई नहीं रुकी। धूल के उस घने बादल के भीतर से लगातार गुर्राहटें सुनाई दे रही थीं। कभी किसी के भारी शरीर के जमीन पर गिरने की आवाज आती तो अगले ही पल कोई दूसरा पूरी ताकत से उसे पलट देता। धड़ाम! धम! पत्थरों के टूटने की आवाजें लगातार गूंज रही थीं। अचानक धूल के बादल के भीतर से मानव भेड़िए का विशाल शरीर बाहर उछला, लेकिन उसने हवा में ही अपने शरीर को मोड़ लिया। जैसे ही उसके पैर जमीन पर पड़े वह दोबारा किसी पागल शिकारी की तरह एडवर्ड पर झपट पड़ा। एडवर्ड ने भी पीछे हटने के बजाय सीधे उसका सामना किया। दोनों के पंजे फिर एक दूसरे से भिड़ गए। दोनों अपनी पूरी ताकत से एक दूसरे को पीछे धकेलने लगे। उनकी मांसपेशियां तन चुकी थीं, नसें रस्सियों की तरह उभर आई थीं। दोनों के पंजे एक दूसरे को जकड़े हुए कांप रहे थे। कुछ ही क्षणों बाद मानव भेड़िए ने अचानक अपना सिर आगे बढ़ाया और एडवर्ड के कंधे को अपने जबड़ों में दबोच लिया। उसके नुकीले दांत सीधे मांस में धंस गए। गर्म खून धीरे धीरे बाहर बहने लगा, लेकिन एडवर्ड ने दर्द की परवाह तक नहीं की। उसने उसी पल अपने दोनों हाथ मानव भेड़िए के सिर के दोनों ओर जमा दिए और पूरी ताकत से उसे अपने से अलग धकेल दिया। मानव भेड़िए की पकड़ छूटते ही एडवर्ड ने उसके चेहरे पर लगातार कई तेज वार कर दिए। हर वार इतना ताकतवर था कि उसका सिर बार बार झटके खाता रहा। लेकिन मानव भेड़िया भी किसी दर्द को मानने वाला नहीं था। उसने गुर्राते हुए एडवर्ड की कमर पकड़ ली और अगले ही पल उसे पूरी ताकत से उठाकर पास की काली चट्टानों की ओर फेंक दिया। धड़ाम! एडवर्ड का शरीर 3 चट्टानों को तोड़ता हुआ आगे जा गिरा। पत्थरों के बड़े बड़े टुकड़े चारों तरफ बिखर गए, लेकिन एडवर्ड उसी क्षण फिर अपने पैरों पर खड़ा हो गया। उसने धीरे से अपनी गर्दन दाएं बाएं घुमाई। उसकी लाल आंखें अब पहले से भी अधिक चमक रही थीं। उधर मानव भेड़िए ने अपने चेहरे से बहते खून को हाथ के पिछले हिस्से से पोंछा। फिर उसने अपने होंठ पीछे खींचे। उसके नुकीले दांत एक बार फिर पूरी तरह दिखाई देने लगे। दोनों फिर से आमने सामने खड़े थे। उनके शरीर पर कई गहरे घाव बन चुके थे, लेकिन न किसी की सांस धीमी हुई थी और न ही किसी की लड़ने की इच्छा।
ऐसा लग रहा था मानो यह लड़ाई तब तक खत्म नहीं होगी जब तक उन दोनों में से किसी एक का दिल धड़कना बंद न कर दे। एडवर्ड आज से पहले कभी भी इस तरह बेवरवाही से नहीं लड़ा था। वह हमेशा हर वार सोच समझकर करता था, हर कदम पूरी रणनीति के साथ बढ़ाता था। लेकिन आज सब कुछ बदल चुका था। उसे अपने शरीर पर बने घावों की कोई परवाह नहीं थी। उसके कंधे से लगातार खून बह रहा था। बाहों पर मानव भेड़िए के पंजों के कई गहरे निशान उभर चुके थे। सीने पर बने घावों से खून धीरे धीरे नीचे टपक रहा था। लेकिन एडवर्ड मानो दर्द महसूस करना ही भूल चुका था। उसकी पूरी चेतना सिर्फ एक ही लक्ष्य पर केंद्रित थी, अपने सामने खड़े उस अर्ध मानव भेड़िए को किसी भी कीमत पर हमेशा के लिए खत्म कर देना। उसकी हर सांस, हर धड़कन, हर वार अब उसी एक इच्छा से भरी हुई थी। और अगर आज पूर्णिमा की रात ना होती तो शायद यह लड़ाई अब तक खत्म भी हो चुकी होती, क्योंकि पूर्णिमा की रात मानव भेड़ियों के लिए सिर्फ एक रात नहीं थी, वह उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। उस रात उनकी गति, उनकी शक्ति, उनकी सहना शक्ति और उनके भीतर छिपी जंगली प्रवृत्ति कई गुना बढ़ जाती थी। वे सोचने से ज्यादा अपनी आदिम प्रवृत्ति पर भरोसा करने लगते थे और यही कारण था कि सामने खड़ा यह अर्ध मानव भेड़िया अब तक एडवर्ड का सामना कर पा रहा था। दूसरी तरफ विशाल मॉन्स्टर ट्रक युद्ध स्थल से काफी दूर निकल चुका था। कुछ ही देर बाद दूर दूर तक फैली हुई ज्वालामुखीय चट्टानों के बीच मौजूद एक अपेक्षाकृत सुरक्षित जगह पर जा पहुंचा। अगले ही पल ड्राइवर ने पूरी ताकत से ब्रेक पर पैर दे मारा। विशाल पहिए धूल और राख का घना गुबार उड़ाते हुए काफी दूर तक जमीन पर घिसटते चले गए। चारों तरफ काली राख का बादल फैल गया। कुछ क्षण बाद वह विशाल मॉन्स्टर ट्रक आखिरकार पूरी तरह रुक गया। दरवाजा लगभग उसी पल खुल गया। ड्राइवर सीट पर बैठा मानव भेड़िया तेजी से नीचे कूद पड़ा। जैसे ही उसकी नजर अपने प्रिय मॉन्स्टर ट्रक पर पड़ी, उसका चेहरा गुस्से से विकृत हो गया। कई जगहों पर धातु की मोटी प्लेटें पिघल चुकी थीं। नए पेंट की चमक जगह जगह से जलकर काली पड़ गई थी। पूरे अगले हिस्से पर प्लाज्मा किरणों के दर्जनों गहरे निशान उभर आए थे। उसने गुस्से में अपनी मुट्ठियां भींच लीं। उस चमगादड़ की औलाद को तो मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा, उसने दांत पीसते हुए कहा। उसी समय बाकी दोनों मानव भेड़िए भी ट्रक से नीचे उतर आए। उनमें से एक अब भी अपने हाथ में वही डिस्प्ले वाला डिवाइस पकड़े हुए था, लेकिन नीचे उतरते ही उसने लड़ाई की दिशा में देखने के बजाय धीरे धीरे अपना सिर उठाकर आसमान की ओर देखा। घने काले बादल अब भी पूरे आकाश में फैले हुए थे। उनके बीच पूर्णिमा का चांद कभी हल्का सा दिखाई देता तो अगले ही पल वो थोड़ा सा चांद का हिस्सा भी फिर बादलों के पीछे छिप जाता। कुछ क्षण तक वह उसी दृश्य को देखता रहा, फिर धीमे स्वर में बोला, अजीब है। उसकी आवाज पूरी तरह शांत थी। इस ग्रह पर सिर्फ एक ही चांद है। उसने फिर बादलों की ओर देखा और इतने बादल होने की वजह से उसकी रोशनी भी ठीक से जमीन तक नहीं पहुंच पा रही। उसकी बात सुनकर पास खड़ा चौथा मानव भेड़िया हंस पड़ा। तो क्या हुआ? उसने लापरवाही से कंधे उचकाए। हम चार हैं और वो अकेला। उसकी सुनहरी आंखों में क्रूर चमक उभर आई। चलो उसे दर्द पूछते हैं और इस बेकार ग्रह से हमेशा के लिए निकल जाते हैं। यह सुनते ही अपनी गाड़ी को घूर रहा ड्राइवर गुस्से से बोला, हां, अब तो मुझे अपनी गाड़ी का पूरा खर्च भी उसी से वसूल करना है। उसकी आंखों में अब सिर्फ हत्या करने की इच्छा बची थी। उधर डिवाइस पकड़े मानव भेड़िए ने एक बार फिर अपनी स्क्रीन पर नजर डाली। फिर बिना किसी हिचकिचाहट के उसने वह डिवाइस सीधे मॉन्स्टर ट्रक के भीतर फेंक दिया। डिवाइस घूमता हुआ सीधे मॉन्स्टर ट्रक के अंदर गया और पीछे वाली सीट पर जाकर गिर गया। उसने अब अपने डिवाइस को दिशा की ओर दोबारा देखा तक नहीं। मानो अब आगे जो होना था उसके लिए किसी डेटा या किसी विश्लेषण की आवश्यकता नहीं रह गई थी। तीनों ने एक दूसरे की ओर देखा, फिर बिना एक शब्द बोले लगभग एक साथ आगे झुक गए। अगले ही पल उनके पैर जमीन से उठे और तीनों अविश्वसनीय गति से उसी दिशा में दौड़ पड़े जहां उनका पहला साथी एडवर्ड के साथ
मौत की लड़ाई लड़ रहा था। इधर अर्जुन अब भी उसी चट्टान पर पालथी मारकर बैठा हुआ कल्टीवेशन कर रहा था। उसके चारों ओर की हल्की ऊर्जा अब धीरे धीरे शांत होने लगी थी। कुछ ही क्षण बाद उसने गहरी सांस लेकर धीरे धीरे अपनी आंखें खोल दी। उसकी पुतलियों में एक पल के लिए हरी चमक लहराई, फिर सब कुछ सामान्य हो गया। उसने बिना कुछ कहे अपना सिर उठाया। उसकी नजर सीधे रात के आसमान पर जा टिकी। घने बादलों के बीच पूर्णिमा का चांद बार बार छिप रहा था और फिर दोबारा थोड़ा बहुत बाहर निकल आता था। अर्जुन कुछ क्षण तक उसी दृश्य को देखता रहा, फिर उसके होंठों पर हल्की सी मुस्कान उभरी। वह धीरे से बुदबुदाया, वो लोग रात के वक्त काफी काम आ सकते हैं। इतना कहते ही उसने बिना देर किए अपनी जेब में हाथ डाला। अगले ही पल उसने अपना मोबाइल बाहर निकाला। उसकी उंगलियां तेजी से स्क्रीन पर चलने लगीं। कुछ ही सेकंड में उसने एक नंबर मिलाया। फोन की घंटी 2 बार ही बजी थी कि उधर से कॉल उठा ली गई। हां, उधर से एक रूखी और झुंझलाहट भरी आवाज सुनाई दी। टीम लीडर, जल्दी बोलो, मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। अर्जुन के चेहरे पर कोई बदलाव नहीं आया। वह अपने उसी ठंडे स्वर में बोला, जो भी कर रहे हो अभी इसी वक्त उसे छोड़ दो। उधर कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। फिर विक्रम की आवाज दोबारा सुनाई दी। अब क्या हो गया? अर्जुन ने बिना भूमिका बांधे कहा, रात के रखवालों को अपने साथ लेकर तुरंत निकलो और सीधे फायर सिटी के पास वाले सबसे बड़े ज्वालामुखी पर पहुंचो। विक्रम कुछ क्षण चुप रहा, फिर उसने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा, अपने साथ उन्हें क्यों ले आऊं? अर्जुन ने धीमी आवाज में बस इतना कहा, वाकई यहां पहुंचकर तुम खुद समझ जाओगे। उसकी आवाज में ऐसा विश्वास था कि वह किसी तरह की सफाई देना ही नहीं चाहता था। अगले ही पल उसने बिना कुछ और कहे कॉल काट दी। फोन के कटते ही उधर बैठा विक्रम कुछ पल तक मोबाइल को घूरता रह गया। उसके होंठ हिले। लीडर, मेरी बात तो सुन। लेकिन दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। उसने झुंझलाकर मोबाइल नीचे कर लिया। इस समय वह स्टार गैलेक्सी के अपने निजी वर्कशॉप में खड़ा हुआ था। चारों तरफ अलग अलग मशीनों के पुर्जे, धातु की प्लेटें, औजार और अधूरे उपकरण बिखरे पड़े थे। कमरे के बीचों बीच एक बड़ी धातु की मेज रखी थी, जिस पर एक बेहद अजीब सा यांत्रिक उपकरण खुला पड़ा हुआ था। उसके कई हिस्से अलग अलग रखे थे। कुछ तार अभी भी बाहर लटक रहे थे। विक्रम के दाहिने हाथ में अब भी एक स्क्रू ड्राइवर था, जिससे वह कुछ ही क्षण पहले उस डिवाइस के बेहद छोटे छोटे स्क्रू कस रहा था। उसने एक लंबी सांस ली। पहले उसकी नजर उस खुले हुए डिवाइस पर गई, फिर धीरे से उसने अपने हाथ में पकड़े स्क्रू ड्राइवर को देखा। उसके चेहरे पर साफ दिख रहा था कि उसका यहां से जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था। उसने मुंह बनाते हुए बड़बड़ाना शुरू किया, जब भी कोई काम ढंग से शुरू करता हूं तभी किसी को मेरा काम में टांग अड़ानी होती है। वह कुछ और बड़बड़ाया, लेकिन आखिरकार उसने हार मानते हुए स्क्रू ड्राइवर मेज पर रख दिया। धातु से टकराने की हल्की आवाज पूरे कमरे में गूंज गई। उसने आखिरी बार उस खुले हुए डिवाइस की ओर देखा, फिर हल्की झुंझलाहट के साथ सिर हिलाया। वह मुड़ा, लंबे कदमों से कमरे से बाहर निकल गया।